मैंने ये सफ़र जॉब करते हुए और शादी के 10 साल बाद 2 बच्चों की ज़िम्मेदारी सँभालते हुए और घर परिवार की ज़िम्मेदारी सँभालते हुए मैंने इस सफ़र को तय किया है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मुझे कोई गाइडेंस देने वाला भी नहीं था, फैमिली में किसी का ऐसा कोई बैकग्राउंड भी नहीं था। तो सब कुछ मुझे स्टैंड अलोन करना था, खुद से ही सब कुछ सर्च करना था, खुद से ही अपने रास्ते बनाने थे। तो सफ़र काफ़ी मुश्किल था लेकिन रोमांचकारी था, मैंने इसको एंजॉय किया। तो फीलिंग्स बहुत ही अमेजिंग आती है जब आप किसी लक्ष्य को पाने के लिए रात दिन मेहनत करते हो और वो लक्ष्य, वो सपना आपका पूरा हो जाता है, तो अंदर से एक बहुत ही खुशी की अनुभूति होती है। और मेरे केस में खास तौर से ऐसा हुआ था कि मैं बेसिक शिक्षा में ही सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत थी और करीब 8 साल मैंने उस पद पर नौकरी की। इसके बाद बीच में मेरी शादी हुई, 2 बच्चे हुए, घर परिवार की जिम्मेदारी चलती रही। लेकिन मैंने ठान लिया था कि करना है तो करना है। और जब सफलता मिली तो जिस विभाग में मैं कार्यरत थी सहायक अध्यापक के पद पर, मुझे उसी विभाग के जिले के सबसे उच्चतम पद यानी उप शिक्षा निदेशक यानी डीडीआर के पद पर की कुर्सी को सुशोभित करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही प्रसन्नता की बात है और मुझे बहुत खुशी की अनुभूति होती है। मेरी रणनीति क्या रही? तो रणनीति मेरी बस यही थी कि डू और डाई वाली सिचुएशन थी। बस ये था कि करना है तो करना है। रात दिन सोते जागते उठते बैठते मुझे बस एक ही चीज़ समझ में आती थी कि मुझे इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है और किसी भी हालत में रिजल्ट को लेकर के आना है, सोसाइटी को कुछ प्रूफ करके दिखाना है। जो मेरे आलोचक हैं उनको मुझे अपनी सफलता से जवाब देना है, ना क्योंकि जो जवाब आपकी सफलता से आपके आलोचकों को मिलता है उसका तो कोई जवाब ही नहीं होता। मैंने प्लानिंग कैसे की? तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया, मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं था, कोई भी बताने वाला नहीं था, ना ही कोई बैकग्राउंड था। तो मैंने पहले इस एग्जामिनेशन तो सबसे पहले मैंने इस एग्जामिनेशन के बारे में जानकारी जुटाई, इसका सिलेबस क्या है, इसके पैटर्न को समझा, एग्ज़ाम की डिमांड क्या है उसको समझा। उसके बाद मैंने रिसोर्सेज कलेक्ट किए प्रीलिम्स और मेंस के लिए कि मुझे क्या कैसे पढ़ना चाहिए। इसके बाद इसके बाद खुद को मैंने तैयारी की तरफ पूरी तरीके से समर्पित कर दिया और एक भी मिनट, एक भी समय मैंने गंवाया नहीं। 24 घंटे में जितना भी समय मैं अधिकतम दे सकती थी पढ़ाई को दिया, चाहे वो किचन में खाना बनाने का टाइम हो, चाहे वो रास्ते में स्कूल जाते वक्त जो मेरी बस की जर्नी होती थी आने जाने की उसका टाइम हो। हर तरीके से मैं एक एक मिनट का यूज़ करके, या क्यों कह लीजिए कि अपने डेली रूटीन में से एक एक दो दो मिनट चुरा चुरा करके मैं पढ़ाई को करती थी। और रात दिन जब तक मैं सफल नहीं हो गई तब तक यही क्रम चलता रहा और परिणाम आज आपके सामने है। अगर कोचिंग की बात करें तो कोचिंग ज़रूरी तो है लेकिन कोचिंग मस्ट नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने अगर कोचिंग कोई ज्वाइन नहीं की तो आप सेलेक्ट ही नहीं हो पाएंगे। बहुत सारे टॉपर्स ऐसे हैं जो सेलेक्ट हुए हैं और सेल्फ स्टडी से सेलेक्ट हुए हैं। आप बहुत सारे लोग जॉब में रहते हुए, जैसे मैं खुद भी इसका एक एग्जाम्पल हूँ कि जॉब में रहते हुए मैंने सिलेक्शन लिया। तो आप रिसोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल है। अगर आप खुद को डिसिप्लिन में रखकर सेंसिबल तरीके से तैयारी को कर सकते हैं तो बिना कोचिंग के भी ऑफ कोर्स आप सिलेक्शन ले सकते हैं और कैंडिडेट्स लेते भी हैं। तो इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन के लिए कोचिंग कोई मस्ट क्राइटेरिया नहीं है। जो क्राइटेरिया है वो है सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेटेड रहिए और डिसिप्लिन वे में पढ़ाई करिए, पूरा सिलेबस कवर कर लीजिए और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहिए। ये सब चीज़ें आपको करनी है तो श्योर शॉट आपका सिलेक्शन होना ही होना। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पीसीएस की परीक्षा सिर्फ टॉपर्स के लिए है। चाहे वो आईएएस की परीक्षा हो, चाहे पीसीएस की परीक्षा, तमाम सारे टॉपर्स के इंटरव्यू में आप पाएंगे कि उनके 12th में या ग्रेजुएशन में बहुत ही कम मार्क्स थे, लेकिन उन्होंने अच्छी रैंक के साथ यूपीएससी की या यूपीपीएससी की परीक्षा जो है सफलतापूर्वक अच्छी रैंक के साथ उन्होंने क्रैक की। तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। एकेडमिक्स की पढ़ाई का इसमें उतना उस तरीके से रोल नहीं है। हम इसको इस तरीके से आकलन नहीं कर सकते हैं कि अगर आपके 12th में अच्छे मार्क्स हैं तो ही आप यूपीएससी या पीसीएस की तरफ जा सकते हैं। इसमें आपको बस 3 रूल फॉलो करने हैं: हार्ड वर्क, डिसिप्लिन और डेडिकेशन। और ढेर सारा सिलेबस है, उस सिलेबस को कवर करना है और पीवाईक्यू वगैरह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हुए आपको बस अपने आप को एग्ज़ाम की तरफ ढालते जाना है, प्रैक्टिस करते जाना है और एक ना एक दिन आप ज़रूर सफल हो जाएंगे।
अगर आपने ठान लिया है कि करना ही है तो ये परीक्षा सिर्फ टॉपर्स के लिए बिल्कुल नहीं है। ये मेहनती बच्चों के लिए है, जो मेहनत करके, पढ़ाई करके, खुद को तपा करके जो है, जो एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, उन्हीं के लिए परीक्षा बनी हुई है। अरे हर दिन 14 से 16 घंटे की पढ़ाई, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। बहुत सारे मिथ फैले हुए हैं इस परीक्षा के लिए। इस एग्ज़ाम में घंटे मायने नहीं रखते हैं, बल्कि आपका जो है स्टडी में आप स्टडी की आपकी प्रोडक्टिविटी मायने रखती है। कि आपने अगर 2 घंटे भी पढ़ाई की तो आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी रही, आपने जो लक्ष्य, जो चैप्टर सोचा था कि आप इसको 2 घंटे में फिनिश कर लेंगे, क्या उतना आपने किया, या आपने उतना अपने दिमाग में उस डेटा को ट्रांसफ़र किया जो आप चाह रहे थे। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जब प्रीलिम्स या मेंस का एग्ज़ाम नज़दीक आ जाता है तो उससे 1 महीने, सवा महीने पहले आपको 10-12 घंटे की पढ़ाई करनी ही पड़ती है, क्योंकि सिलेबस ही इतना सारा है। अगर आप प्रीलिम्स दे रहे हैं तो रिवीजन के लिए आपको इतना टाइम तो चाहिए ही चाहिए, और अगर आप मेंस दे रहे हैं तो आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और इसके बाद आपको कंटेंट रिवीजन के लिए इतना समय देना पड़ता है। पर हाँ, अगर आप स्मार्ट स्टडी करें तो घंटे मायने नहीं रखते हैं, इसमें प्रोडक्टिविटी मायने रखती है। कई बार क्या होता है कि अभ्यर्थी किताब खोल के घंटों बैठे रहते हैं, किताब सामने रहती है, लेकिन कभी किसी काम से मोबाइल उठा लिया तो उनका जो है रील्स स्क्रॉल करना चालू हो जाता है, या फिर जो है किताब सामने खुली हुई है लेकिन उनका माइंड पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करके जब कुछ देर बाद उनको याद आता है कि अरे मैं तो पढ़ाई करने बैठा था या बैठी थी। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे नहीं चलती हैं। यहाँ पे डिसिप्लिन इज़ द मस्ट। अगर आप डिसिप्लिन वे में पढ़ाई करते हैं और रेगुलर आप 5-6 घंटे भी पढ़ते हैं, तो आपका लक्ष्य क्या है कि आपको पूरा सिलेबस कवर करना है। अगर आप सिलेबस को कवर कर लेते हैं स्मार्ट वर्क करके, तो 14-16 घंटे पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। मैं खुद हिंदी मीडियम से जो है सफल हुई हूँ और अच्छी रैंक के साथ मैंने सिलेक्शन लिया है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाले ही सफल होते हैं। हाँ, सक्सेस रेट ज़रूर कम है, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप सफल नहीं हो सकते, या फिर सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाले ही इसमें सफल हो सकते हैं। चाहे कोई भी पद हो, एसडीएम का पद हो, डिप्टी एसपी का पद हो, हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी भी उस पद को प्राप्त करते हैं। हर साल रिजल्ट में हम देखते हैं। तो ये सब मिथ से दूर रहिए। आपका माध्यम अगर इंग्लिश है तो अच्छी बात है, आप इंग्लिश में तैयारी करिए। लेकिन अगर आपका माध्यम हिंदी है, आप इंग्लिश में लिख ही नहीं सकते, तो आपके पास चॉइस क्या है? चॉइस बस यही है कि आप मेहनत करिए। इसमें कंटेंट और कंटेंट का प्रेजेंटेशन, मेंस में आप कैसे आंसर लिखते हैं, उसको कितने अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, वर्तनी की गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें मायने रखती हैं। तो इसमें जो है कंटेंट मायने रखता है, ना कि आपका जो है लैंग्वेज मायने रखती है। मुश्किल तो है लेकिन असंभव नहीं, मैं ऐसा कहूँगी। इसलिए क्योंकि एग्ज़ाम की जो पूरी साइकिल है आपकी, ये लगभग 1 साल तक चलती है। जब भी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आउट होता है उसके 2 महीने 3 महीने बाद प्रीलिम्स होता है। प्रीलिम्स के 1.5 महीने बाद उसका रिजल्ट आता है। उसके 2-2.5 महीने बाद मेंस होता है, और फिर मेंस के 2-3 महीने के बाद आपका इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। तो फाइनल रिजल्ट आते आते लगभग 1 साल का ये साइकिल आपका बनता है। अगर आप शुरू से ही 1 साल की पूरी स्ट्रेटजी प्रीलिम्स और मेंस को साथ में रखते हुए बनाते हैं कि कब आपको प्रीलिम्स मोड में पढ़ाई करनी है, कब आपको जो है आपको मेंस मोड में पढ़ाई करनी है, क्योंकि 60% से भी ज़्यादा सिलेबस दोनों का कॉमन है। तो ये आपके स्मार्ट वर्क के ऊपर है कि आप कितनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ पढ़ाई करते हैं, जैसा भी मैंने पहले बताया। तो कितनी जल्दी आप सिलेबस कवर करते हैं और एग्ज़ाम की डिमांड को कैचअप करते हुए, एग्ज़ाम के ट्रेंड को पकड़ते हुए आप कितने स्मार्ट स्टडी के साथ जो है अपना सिलेबस कवर करके और स्मार्ट आंसर राइटिंग करते हैं, तो इसी पे आपका सिलेक्शन निर्भर करता है। तो 1 साल की पूरी स्मार्ट स्ट्रेटजी बनाइए, 1 साल की पूरी एक अपनी प्लानिंग बनाइए कि आपको प्रीलिम्स के लिए क्या कैसे करना है, क्या सोर्सेज पकड़ने हैं, मेंस के लिए आपको क्या स्ट्रेटजी अपनानी है, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, सोर्सेज क्या रखने हैं। ये सब चीज़ें हैं। पहली बार में परीक्षा पास करना बिल्कुल संभव है, और 1 साल की पूरी स्ट्रेटजी बनाकर इसको बिल्कुल किया जा सकता है।
इसमें मैं देखती हूँ कि बहुत ज़्यादा भटकाव, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है यहाँ पर, और मिस गाइडेंस बहुत ज़्यादा है। गाइडेंस की तो बात छोड़ दीजिए। तो मैं जब सेलेक्ट हुई तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे जब मेरे इंटरव्यू वगैरह पब्लिश हुए तो वहाँ पर लोगों के कमेंट्स आए कि उन्हें मेरी स्टोरी से, मेरी जर्नी से बहुत इंस्पिरेशन मिली। तो मुझे अंदर से एक इच्छा हुई, क्योंकि मैं भी एक उसी तरह की स्टूडेंट थी जिसके पास कोई गाइडेंस नहीं था। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास कोई गाइडेंस नहीं होता और वो गलत गाइडेंस में फंस के अपने बहुत सारे साल बर्बाद कर देते हैं। तो इस उन्हीं उन्हीं सब स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए फिर मैंने खुद से एक अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया, और उसमें मैंने एकदम ज़ीरो से, एकदम स्क्रैच से तैयारी एग्ज़ाम की कैसे करनी है, क्या गलतियां हैं जो नहीं करनी है, डूज़ क्या है, डोंट्स क्या हैं, और मैंने कौन सी ट्रिक्स और टेक्निक्स अपनाई, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने उसमें वीडियो बनाए हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को उससे फ़ायदा मिल रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट उस पर कमेंट भी करते हैं। आप चाहें तो आप भी उन वीडियोज़ का लाभ उठा करके अपनी तैयारी को एक सही दिशा दे सकते हैं। सबसे पहला मंत्र जो मैंने फॉलो किया था, हार्ड वर्क, डिसिप्लिन और डेडिकेशन, HDD। हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, डेडिकेशन, इसको रट लीजिए, कहीं लिख लीजिए, जहां आप पढ़ते हैं, जहां आप सोते हैं, यहाँ पे बिल्कुल एकदम लिखा होना चाहिए। इस नियम से बिल्कुल भी भटकना नहीं है। दूसरा जो है, मिस गाइडेंस से बचिए, भटकाव से बचिए, और किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन से खुद को दूर रखिए। वो डिस्ट्रैक्शन कोई व्यक्ति हो सकता है जो एग्जाम के बारे में निगेटिव बात करे या जो आपको डिमोटिवेट करे, या फिर वो डिस्ट्रैक्शन कोई सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो सकता है। जैसा कि अगर सोशल मीडिया पे आप हैं तो घंटों कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता, जबकि उस टाइम को आप पढ़ाई में दे सकते हैं। तभी एक साल में फिर सिलेक्शन होता है। तो किसी भी तरह के भटकाव से खुद को दूर कर लीजिए और सिर्फ अपने लक्ष्य को याद रखिए कि आपको एग्जाम क्लियर करना है। जब आप और तीसरा जो है, अपनी एक स्ट्रेटजी बनाइए कि आप प्रीलिम्स के लिए उसको कैसे क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि ये एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाइंग नंबर चाहिए होते हैं। तो उसकी एक स्ट्रेटजी बनाइए, मेंस की एक स्ट्रेटजी बनाइए, टॉपर्स के वीडियो देखिए, आप चाहें तो आप मेरे वीडियोस भी देख सकते हैं। अपना एक प्लान सेटअप करिए, इसके बाद उसको रिव्यू करते रहिए समय समय पर, और अपने एक बड़े लक्ष्य को पाने के लिए छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए। वीकली टारगेट्स बनाइए, मंथली टारगेट्स बनाइए, डेली टारगेट्स बनाइए, और रोज सुबह जब सोकर आप उठें तो बिस्तर छोड़ने से पहले अपने दिन का पूरा रूटीन आपके दिमाग में बन जाना चाहिए। आपके टारगेट सेट हो जाने चाहिए कि आज आपको क्या क्या चीज़ें कवर करनी हैं। और जब आप सोने के लिए बिस्तर में जाते हैं तब आप एक बार मंथन जरूर करें कि जो टारगेट सुबह आपने सोचे थे क्या वो आपने अचीव किया, अगर नहीं किया तो कितनी कमी रह गई, कहाँ कमी रह गई, उसको कैसे पूरा करना है। यानी स्ट्रेटजी को रिव्यू भी करते रहना है। और इसके बाद लगातार रिवीजन करें। और अगर आप प्रीलिम्स के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो एमसीक्यू सॉल्व करें, अगर आप मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो फिर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूर करें। और लगातार रिवीजन, बार बार रिवीजन ही इस एग्ज़ाम में सफलता की कुंजी है। और लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अपने ऊपर भरोसा करें। ये एक ओपन एग्ज़ाम है, इसमें लाखों स्टूडेंट्स हर बार फॉर्म भरते हैं। ये सोच सोच कर बहुत सारे बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन आप अपनी तैयारी पे भरोसा रखिए। ये एक जर्नी है, किसी भी सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी, और हर व्यक्ति अपनी अपनी यात्रा पूरी करता है। आपको वो यात्रा कितने समय में तय करनी है, ये जो है आपकी लगन पर और आपकी मेहनत पर निर्भर करता है। तो अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें, अपनी स्किल्स पे काम करें, अपनी कमियों पे काम करें। किसी दूसरे को देख के कभी भी डीमोटिवेट बिल्कुल ना हो, क्योंकि वो व्यक्ति अपना काम कर रहा है और आपको अपना काम करना है। और अंततः मैं यही कहना चाहूँगी कि आपको सिर्फ एक ही सीट चाहिए, और एक सीट पाने के लिए आपको बस प्रयास करना है। तो अपने ऊपर भरोसा ज़रूर रखें, कभी भी डीमोटिवेट ना हो। उस एक वजह को ढूंढें, एक एक ऐसा मोटिवेशन ढूंढें कि आप क्यों ये करना चाहते हैं। जिस दिन आपको ये क्यों मिल गया कि आप क्यों करना चाहते हैं, उस दिन चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी, और फिर मेरी ही तरह आपको रात दिन सोते जागते उठते बैठते सिर्फ अपना लक्ष्य आपको याद रहेगा, तब तक जब तक कि आप रिजल्ट लाकर नहीं दे देते।